दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राकेश गुप्ता है और मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ श्री आई सेंटर में। दोस्तों, समय बहुत मुश्किल चल रहा है पूरे विश्व पे, हमारे भारतवर्ष पे और हम सभी पर एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है जिससे हम सब भली भांति समझते हैं कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से संक्रमण। हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े सख्त कदम उठाए हैं और जिसमें सबसे बड़ा सख्त कदम यह है कि लॉकडाउन। इसमें कोई शक नहीं कि लॉकडाउन में भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां हो रही हैं। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ परेशानियां हो रही हैं, एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है और केवल हमारे अपने अंदर ही नहीं, हमारे बहुत सारे सिस्टम में भी बदलाव आ रहे हैं। उनमें एक बदलाव आ रहा है क्योंकि हम घर में बैठे हैं तो प्रति व्यक्ति औसतन जो दिन में 2 या 3 घंटे स्क्रीन पर समय व्यतीत करते थे, ये देखा जा रहा है इस समय 8, 10, 12, किसी किसी के लिए 16, 17 घंटे भी स्क्रीन पर निकल रहे हैं। दोस्तों, स्क्रीन से मेरा कहने का मतलब है टेलीविज़न, कंप्यूटर, उसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल, ये सभी स्क्रीन की कैटेगरी में आ जाते हैं। हम सब जानते हैं स्क्रीन ज़्यादा इस्तेमाल करने से आंखों पे जोर पड़ता है और एज ए आई स्पेशलिस्ट हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि स्क्रीन का इस्तेमाल कम करना चाहिए और हमेशा हम कहते रहे हैं। परंतु आज मैं ये आपसे नहीं कहूँगा क्योंकि लॉकडाउन के समय स्क्रीन का इस्तेमाल बढ़ जाना एक स्वाभाविक बात है। अब हम बात करते हैं कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के समय इस कोरोना से बचने के लिए ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बचाने की जरूरत है वो हमारे घर के बुजुर्गों को है। इन बुजुर्गों को इन्फेक्शन से बचाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बुजुर्गों में इन्फेक्शन होने के बाद मृत्यु दर ज़्यादा पाया जा रहा है। अब बुजुर्गों को यदि घर पे पूरे दिन रखेंगे तो समय कैसे व्यतीत होगा, तो उनको टीवी देखना अनिवार्य हो गया है। तो इसलिए अब ये कहना वाजिब नहीं है कि टीवी देखना कम करें। उसी प्रकार बच्चों की स्कूलिंग, जो बच्चे स्कूल जाते थे उन सभी को आज ऑनलाइन क्लासेस लेनी जरूरी हो गई हैं। तो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे के लिए हर बच्चा स्क्रीन के आगे बैठा हुआ है और बैठना उसके लिए अनिवार्य हो गया है। उसके बाद की जो बाकी उसका होमवर्क है वो भी स्क्रीन पे बेस्ड ही होता है। जो व्यक्ति घरों में बैठ के अपने ऑफिस से जुड़े हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम उनको करना पड़ रहा है। कुछ काम बहुत अनिवार्य हैं एसेंशियल सर्विसेज में, जैसे हम डॉक्टर्स के लिए हैं, बैंकर्स के लिए हैं, तो उनको भी अपनी स्क्रीन पे लगातार बैठना पड़ रहा है और समय व्यतीत करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। हम हमेशा जो कहा करते थे कि इन स्क्रीन का इस्तेमाल कम करिए, आज मुझे कहना पड़ रहा है नहीं, कम करने से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि स्क्रीन का इस्तेमाल कम करेंगे तो समय कैसे व्यतीत करेंगे, समय अच्छे से व्यतीत नहीं होगा तो मानसिकता में बदलाव आएगा, फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, डिप्रेशन आ सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ सकती है, घरों में झगड़ा शुरू हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्क्रीन का इस्तेमाल तो करना ही है, परंतु स्क्रीन का इस्तेमाल करने के बाद हम अपनी आंखों को कैसे स्वस्थ रखें। अब जब हम स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर तौर पे हमारी आंखों में कुछ लक्षण आते हैं दोस्तों, जैसे आंखों में लाली होना, आंखों से पानी आना, आंखों में दर्द होने लगना और कभी कभी आंखों में धुंधलापन आने लगता है। ये सारे लक्षण जो हैं वो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के हैं। दरअसल कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जब ये शब्द बना था उस समय मोबाइल, स्मार्टफोन और टैबलेट नहीं आए थे। एक्चुअली इसका नाम अब डिजिटल स्क्रीन सिंड्रोम होना चाहिए। इसका मतलब जो भी डिजिटल स्क्रीन यूज करते हैं उसको ये लक्षण आने शुरू हो जाते हैं यदि कुछ समय से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लक्षणों से हम कैसे बचें, तो मैं आपको 10 टिप्स देना चाहूँगा। यदि आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो आप स्क्रीन को यूज़ करने के बावजूद अपनी आंखों में इन लक्षणों को कम कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो टिप्स दे रहा हूँ, ये जब स्क्रीन यूज़ करना अनिवार्य है तो स्क्रीन को जब तक इस्तेमाल ज़्यादा करना है, समय बदलेगा, समय फिर अच्छा समय वापस आएगा, लॉकडाउन खत्म होगा, तो उसके बाद हम जो पुरानी सलाह देते आ रहे हैं कि स्क्रीन यूज़ कम करना है, तो हमारी वो सलाह दोबारा वैलिड हो जाएगी और अनिवार्य हो जाएगी। जब तक आप लॉकडाउन में हैं, जब तक मैं कह रहा हूँ कि स्क्रीन का इस्तेमाल कम करने से बात नहीं बनेगी। और ये जो 10 टिप्स हैं, ये 10 टिप्स पहले भी अनिवार्य थी, अभी भी अनिवार्य हैं और आगे भी अनिवार्य रहेंगी। तो आइए जानते हैं वो 10 टिप्स क्या हैं। देखिए दोस्तों,
जब हम स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ काम ऐसे हैं जो बड़ी स्क्रीन पे हो सकते हैं, जैसे टेलीविजन है या डेस्कटॉप है, ये बड़ी स्क्रीन में आते हैं। जो इन स्क्रीन पे काम हो सकता है उसको आप छोटी स्क्रीन पे इस्तेमाल ना करें। जैसे यदि किसी को मूवी देखनी है, नेटफ्लिक्स पे आप समय व्यतीत कर रहे हैं, अमेजन प्राइम पे समय व्यतीत कर रहे हैं, या यूट्यूब वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप अपने टीवी से, उसको स्मार्ट टीवी है तो उससे कनेक्ट करिए, या डेस्कटॉप स्क्रीन पर आप उसको इस्तेमाल करिए। दूसरी टिप है कि छोटी स्क्रीन को कम से कम इस्तेमाल करिए, जितना जरूरी है उतना ही इस्तेमाल करिए। जैसे यदि आपको लगातार व्हाट्सएप करने का शौक है और आपके पास घर में डेस्कटॉप ही है, तो आप व्हाट्सएप वेब यूज कर लीजिए, क्योंकि वेब व्हाट्सएप से आप उस पर सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और आपको हर चीज बड़ी और थोड़ा दूरी से नजर आएगी, जिससे आपकी आंखों पर जोर कम पड़ेगा। तीसरी टिप आती है कि अपनी आंखों पर हवा सीधी नहीं लगने दें, क्योंकि अब गर्मी आ रही है, पंखे चलने शुरू हो गए हैं, एयर कंडीशन शुरू हो गए हैं, तो ये देखा जा रहा है कि आंखों पे हवा लगने से आंखों में जलन, आंखों से पानी टपकना और दर्द होना शुरू हो गया है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमसे टेली कंसल्टेशन पे सलाह मांग रहे हैं, तो हम उनको ये सावधानी ये भी बता रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि सीधी हवा यदि आप आंखों पे लगने से बचते हैं तो उससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और उससे बचने का एक तरीका यह है कि आप कोई प्लेन गॉगल्स पहनिए, जैसे मैंने पहन रखे हैं अभी, या आप यदि कोई नंबर का चश्मा पहनते हैं, कोई मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया का, तो वो चश्मा भी पहन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सीधी हवा आंखों पे ना लगे, उसके लिए आपको कोई कैप भी पहन सकते हैं, जैसे कोई हुड वाली कैप होती है जिसमें आगे हुड होता है, उससे सीधी हवा आंखों पे लगने के बजाय नीचे चली जाती है और आंखों पर हवा लगने से बच जाती है। और दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक टिप और मैं देना चाहूंगा कि आप जब टीवी देख रहे हैं, खासकर बुजुर्ग लोग जब टीवी देख रहे हैं, तो आमतौर पे एक हैबिट होती है कि हम पलंग पर लेट जाते हैं और फिर हम टीवी देखते हैं। तो दोस्तों, जब हम टीवी देखते समय लेटे होते हैं तो हवा सीधी हमारी आंखों पर आती है। तो मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि इस समय टीवी देखना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप किसी कुर्सी पर या सोफा सेट पर बैठ के टीवी देखें, आंख के आगे कोई कैप लगा सकते हैं ताकि आंख पे सीधी हवा ना आए, या अपना चश्मा पहनिए। इससे आप सीधी हवा आंखों में लगने से बच पाएंगे, तो आंखों में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लक्षण कम हो जाएंगे। इसके बाद बात आती है एक 20-20 रूल की। ये हम पहले भी कई बार बता चुके हैं अपने अलग अलग प्रोग्रामों में, 20-20 रूल। तो आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि 20-20 रूल दरअसल होता क्या है। देखिए, हर 20 मिनट स्क्रीन यूज करने के बाद, उस स्क्रीन में टेलीविजन भी आता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, आपका टैबलेट और मोबाइल सब आता है। 20 मिनट इनका इस्तेमाल करने के बाद आपको 20 सेकंड के लिए कहीं दूर देखना है। दूर यानी कि किसी आप वॉल क्लॉक पे, समय पे, घड़ी पे ध्यान दे सकते हैं, या कोई कैलेंडर लगाया है उसमें कुछ बारीक पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप दूर देखते हैं दोस्तों, तो आपकी आंखों की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और जो आंखों पे जोर पड़ रहा होता है वो कम हो जाता है। तो 20 सेकंड दूर देखने के बाद आपको 20 सेकंड के लिए आंखों को बंद भी करना है, क्योंकि जब पलकें लगातार खुली होती हैं तो हमारी आंखों के ऊपर एक आंसुओं की परत होती है जिसे टीयर फिल्म बोलते हैं, वो सूखने लगती है। तो यदि आप आंखों को बंद रखेंगे तो कुछ समय के लिए जब रोशनी अंदर कम जाएगी तो आपके रेटिना को भी रिकवर होने का मौका मिलता है, साथ ही साथ आपकी टीयर फिल्म भी रिकवर होती है। उसके बाद मेरी सलाह रहती है कि 20 बार पलकों को झपकें। यदि आप पलकों को पूरी तरह झपकते हैं 20 बार, तो उससे आपकी आंखों का जो टीयर फिल्म है वो रिन्यू हो जाएगी, फ्रेश टीयर फिल्म आ जाएगी, और जो पुराने टीयर फिल्म है जिसमें कि डेब्रिस इकट्ठी हो चुकी है, यानी कि कुछ पार्टिकल्स, उसकी जो क्वालिटी डाउन हो चुकी है, वो आपके टीयर डक्ट में चले जाएंगे। इससे आपकी रोशनी क्लियर भी रहेगी, आंखें स्वस्थ भी रहेंगी। 20-20 रूल के बाद मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जब आंखों पे ज्यादा स्ट्रेस होता है तो आंखों को आराम भी चाहिए, और आंखों को आराम जो मिलता है दोस्तों, वो मिलता है सोते समय। ठीक है, आजकल सबका समय बिगड़ रहा है, सोने उठने का टाइम बिगड़ रहा है, परंतु किसी भी केस में दिन में कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करें। और ये बच्चों के लिए और यंग लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो मिडिल एज के लोग हैं अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, उनको कम से कम 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है, क्योंकि आंखें हमारे शरीर का वो हिस्सा है, उनको आराम केवल सोते समय ही मिलता है दोस्तों। यदि आप उठे हुए हैं, चाहे आप कितना भी रिलैक्स कर रहे हैं, आंखें आपके काम कर रही होती हैं, कहीं ना कहीं देख रही होती हैं। तो 8 घंटे की नींद आपको जरूर पूरी करनी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यदि कोई लक्षण आंखों में होते हैं ड्राइनेस के, तो उसके लिए कोई लुब्रिकेटिंग ड्रॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं आपको एक मॉलिक्यूल बताना चाहूँगा दवाई जिसका नाम है कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज। ये कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज 0.5%, जी हाँ 0.5% की कंसंट्रेशन में कई अलग अलग ब्रांड से अवेलेबल होती है। आप अपने केमिस्ट के पास जाके पूछेंगे, वो आपको आई ड्रॉप मिल जाएगी। ये आई ड्रॉप आप दिन में 3 से 4 बार लगातार आंखों में डाल सकते हैं। इससे आपकी आंखों में जो ड्राइनेस है और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लक्षणों में आपको आराम मिलेगा। परंतु यदि ये सारे टिप्स फॉलो करने के बाद भी आपको लगता है कि आपकी आंखों में तकलीफ बढ़ रही है और आंखों में जलन, खुजली, पानी आना या लाली या दर्द या धुंधलापन ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर देर ना करें, अपने नेत्र विशेषज्ञ के पास जाके सलाह करें। और नेत्र विशेषज्ञ आपको आंखों की जांच के बाद आपको सलाह देंगे कि क्या करना चाहिए। आजकल लॉकडाउन में ओपीडीज प्राइवेट अस्पतालों की ज़्यादातर बंद हैं, तो ऐसे में हमारे जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने टेली कंसल्टेशन की सुविधा अवेल करा दी है। पहले टेली कंसल्टेशन में बहुत सारे कन्फ्यूजन थी, अब टेली कंसल्टेशन अलाउ कर दी गई है। टेली कंसल्टेशन का मतलब क्या है दोस्तों? टेली कंसल्टेशन का मतलब ये है कि आप अपने डॉक्टर को उससे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद, और अपने लक्षण आप बताइए सारे। जब आप उनसे टेली कंसल्ट कर रहे हैं तो हर छोटी से छोटी चीज़ बताने की कोशिश करिए। आप ये मत समझिए कि कोई भी मेडिकल हिस्ट्री उस समय बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब टेली कंसल्टेशन दी जा रही है तो ये जाहिर तौर पे आप अपने डॉक्टर के सामने नहीं बैठे हैं। डॉक्टर को जो भी इंफॉर्मेशन आप बता पाएंगे वो अपने एक्सपीरियंस के साथ और आपकी जो लक्षण और आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री सारा समझने के बाद आपकी बीमारी को समझ के आपकी हेल्प कर पाएंगे। साथ ही साथ कुछ आपको जब भी आप टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं तो अपने कुछ बेसिक जो पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी आप अपने व्हाट्सएप से या किसी भी माध्यम से अपने डॉक्टर से शेयर करिए, ताकि आपकी मेडिकल हिस्ट्री और आपके पुराने ट्रीटमेंट को समझ के आपको वो टेली कंसल्टेशन में सही सलाह दे पाए। जो सवाल आपसे पूछे डॉक्टर, उनका सही सही जवाब दीजिए। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा या कोई बात छुपाने की कोशिश मत करिएगा। चौथी बात, यदि आप टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं तो जो डॉक्टर आपको सलाह देंगे वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट हो सकती है, परंतु आपको ये समझना है कि टेली कंसल्टेशन में की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। उस टेली कंसल्टेशन में कुछ जो जांचें हमें अंदरूनी करनी होती है, जैसे आई स्पेशलिस्ट के रूप में कहूँ तो ये जो मशीन से हमें अंदर देखना होता है आँख के अंदर, वो जांच संभव नहीं है। इसलिए कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि टेली कंसल्टेशन के बाद यदि आराम नहीं मिलता है तो उनको डॉक्टर आपको अपने क्लिनिक बुलाएं या अस्पताल बुलाएं और आपको जांच के लिए स्पेशल जांचें कुछ एडवाइस करें। जो सलाह दें वो मानिए, और मुझे उम्मीद है कि टेली कंसल्टेशन से 80 से 90% जो मरीज हैं उनको आराम मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपको ये भी समझना होगा यदि आराम ना मिले तो हो सकता है कोई बात ऐसी हो आँख के अंदर या आपके शरीर के अंदर जो चीज़ टेली कंसल्टेशन पे पता कर पाना असंभव हो जाता है। तो ऐसे में मन में किसी तरह का द्वेष मत रखिए। हो सकता है जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर ने जो आपको टेली कंसल्टेशन पे सलाह दी है उस सलाह में कुछ बदलाव करना पड़े, क्योंकि कभी कभी हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं और वो जजमेंटल होने से पेशेंट अपना नुकसान कर बैठता है। तो मेरी आपसे सलाह है कि आप टेली कंसल्टेशन सुविधा का जरूर फायदा उठाइए और अपने डॉक्टर को करिए, फ़ोन करके बात करिए। परंतु आपको एक बात और समझनी है, टेली कंसल्टेशन के चार्जेस आपको उन डॉक्टर को पे करने चाहिए यदि वो आपसे उम्मीद करते हैं, और टेली कंसल्टेशन जो भी आपसे कहा जाता है अपॉइंटमेंट बुक करिए। आप ये समझिए कि टेली कंसल्टेशन एक तरह की कंसल्टेशन है जिसमें आपको ये सुविधा मिल रही है कि आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ रहा है, परंतु जो प्रोफेशनल फीस बनती है जो डॉक्टर आपसे बताएंगे वो उनको पे करिए। विश्वास करिए कि ये सिस्टम फॉलो करने से आप लॉकडाउन के समय अपनी आंखों को और अपने हर तरह की शरीर की बीमारियों को अपने डॉक्टर से संपर्क में रख के स्वस्थ रह पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। पूरा वर्ल्ड इस संकट से गुजर रहा है और भारतवर्ष, हमारी जो सरकार है, हमारा जो देश है, वो और देशों के मुकाबले अभी तक अच्छा कर रहा है। ये एक हमारे लिए खुशी की बात भी है, परंतु यहाँ पर हमें लापरवाह नहीं होना है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और ना जल्दी खत्म होने वाली है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी कुछ नियमों का पालन करिएगा, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और गैर जरूरी काम से बाहर ना जाएं। जो जरूरी काम है उसी के लिए बाहर जाइएगा जब लॉकडाउन खुल जाएगा। भीड़ वाली जगहों से पे जाना अवॉइड करिएगा, और यदि किसी को भी खांसी या कोई जुकाम होता है तो उनका फर्ज बनता है कि वो अपने मास्क जरूर पहन के रखें और अपने घर वालों से और बाकियों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं आपको सभी परिवार वालों को
अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो स्वस्थ रहें, सेफ रहें और लॉकडाउन के अंदर अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नमस्कार।